नमस्कार। इस वक्त महाराष्ट्र के कई शहरों में तनाव है। एडिशनल पुलिस फोर्स मौके पर तैनात है। दंगा नियंत्रण टीमें गश्त कर रही हैं। नांदेड़, मालेगांव, अमरावती, नासिक ऐसे कई शहरों में जबरदस्त टेंशन है। पथराव, तोड़फोड़, आगजनी और लूटपाट हुई है। और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि आज अचानक जुमे की नमाज के बाद विरोध प्रदर्शन के नाम पर लोगों ने उपद्रव शुरू कर दिया। कई दुकानों की पहचान करके उन्हें टारगेट किया गया। दरअसल मुस्लिम संगठन रजा अकादमी ने त्रिपुरा में हुई हिंसा के खिलाफ भारत बंद की कॉल दी थी। चूंकि रजा अकादमी का महाराष्ट्र के मुस्लिम बहुल इलाकों के अलावा कहीं कोई असर नहीं है, इसलिए भारत बंद की कॉल का तो कोई प्रभाव नहीं हुआ, लेकिन महाराष्ट्र के कुछ शहरों को जबरदस्ती बंद कराने की कोशिश की गई। नासिक, मालेगांव, नांदेड़, अमरावती इन शहरों में पहले घर घर जाकर लोगों को इस बंद के बारे में बताया गया, लेकिन जब कोई असर नहीं हुआ तो ऐलान हुआ कि जुमे की नमाज के बाद सारे मुसलमान कामकाज बंद करके रोड पर इकट्ठा होंगे और त्रिपुरा में हुई घटना का विरोध जताएंगे। इसी के बाद दंगे जैसे हालात बन गए। कॉल प्रोटेस्ट की थी, लेकिन लूटपाट और आगजनी की गई। सबसे भयानक हालात नांदेड़ में रहे। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर ही हमला कर दिया। हालात ऐसे बन गए कि पुलिस को भी बचने के लिए शेल्टर लेना पड़ा, पीछे हटना पड़ा। ये पथराव शुरू कैसे हुआ, हिंसा का ट्रिगर पॉइंट क्या था, ये भी आपको बताता हूं। असल में आज मुस्लिम संगठनों ने जुमे की नमाज के बाद सड़कों पर इकट्ठा होने की कॉल दी, तो नांदेड़ के शिवाजी नगर, डॉक्टर लाइन, देगलूर नाका, फुले मार्केट जैसे इलाकों में नमाज के बाद मस्जिदों से निकले हजारों लोग सड़कों पर इकट्ठा हो गए। ये तस्वीरें उसी वक्त की हैं। पूरी सड़क खचाखच भरी थी, 1 इंच जगह नहीं दिखी। इसी विरोध प्रदर्शन को शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी दिखाने की कोशिश की गई और इसी के कुछ देर के बाद हिंसा की खबरें आने लगी। पता यह चला कि नांदेड़ के कई इलाकों में कुछ लोगों ने जानबूझकर लोगों पर दुकानें बंद करने का प्रेशर डाला, लेकिन जब लोगों ने दुकान बंद करने से इनकार किया तो इससे टकराव बढ़ा और फिर इस विरोध ने हिंसा का रूप ले लिया। जब पुलिस ने आगे बढ़ रहे लोगों को रोकने की कोशिश की तो पुलिस पर पथराव शुरू हो गया। पुलिस की गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया, दुकानों में तोड़फोड़ हुई, सड़क पर निकली गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। इस हिंसा में कई पुलिस अफसर, कई पुलिसकर्मी घायल हुए। हालांकि पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स ने बार बार लोगों से अपील की, कहा कि अफवाहों पर यकीन मत कीजिए, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन मत क्रिएट कीजिए। सभी से विनती है कि निवेदन का काम हो चुका है, सब अपने अपने घर में चले जाए। बिल्कुल यहाँ पे बिना वजह पथराव वगैरह मत करो, शांति से अपने घर पे निकल जाओ। जिस तरीके से अफवाह नहीं पसरना, इसलिए आप क्या अपील करना चाहते हैं? बिल्कुल मैं ये बोलना चाहूँगा कि पूरा बंदोबस्त है, पूरे शहर में बंदोबस्त है। किसी भी तरह के अफवाहों पे ध्यान मत दो, शांति बनाए रखिए। कुछ 1-2 तत्व रहते हैं जो अशांति चाहते हैं, उनके पीछे मत भागो और अपने दिमाग से काम चला और शांति से अपने घर पे चले जाओ। पुलिस का भी सहकार्य है सब? बिल्कुल बिल्कुल, पुलिस का सहकार्य है। पुलिस बार बार आह्वान कर रही है, आप देख रहे हो चारों तरफ से हम अपील कर रहे हैं लोगों को और लोग जा रहे हैं। जिस वक्त नांदेड़ में हिंसा हो रही थी उसी वक्त मालेगांव में भी हंगामा हुआ। त्रिपुरा हिंसा को लेकर आज मालेगांव में मुस्लिम कम्युनिटी ने अब्दुल हमीद चौक पर प्रदर्शन किया, रैली निकाली, लेकिन इसी रैली के बीच कुछ लोगों ने एक अस्पताल के बाहर पथराव शुरू कर दिया। हमारे संवाददाता राजीव सिंह ने बताया कि रैली के दौरान ही एक ही कम्युनिटी के 2 ग्रुप आपस में भिड़ गए। इस वजह से माहौल खराब हुआ, कई गाड़ियों पर पथराव किया गया। हालांकि पुलिस और एडिशनल फोर्स मौके पर पहुंची, हालात को कंट्रोल करने की कोशिश की।
मालेगांव में परिस्थिति अभी शांततापूर्ण है। जो लोगों के नॉर्मल बिजनेसेस है वो शुरू है। इस सिलसिले में जो शाम के वक्त घटना हुई उसमें जो लोग उन्होंने एक 3-4 दुकानों पे जो पथराव किया, उस सिलसिले में पुलिस लीगल कार्रवाई कर रही है। उसी के साथ मैं लोगों को आह्वान करूंगा कि किसी भी तरह का कोई गैर इन्फॉर्मेशन या मिस इन्फॉर्मेशन ना स्प्रेड करें। ऐसे अगर कोई करते हुए दिखाई देगा या फिर पाया जाएगा तो उसके ऊपर कायदे से कठोर कार्रवाई की जाएगी। अभी फिलहाल मालेगांव में स्थिति शांततापूर्ण है। नासिक के बड़े नेता और महाराष्ट्र के सीनियर मिनिस्टर छगन भुजबल ने कहा कि मालेगांव में कुछ गड़बड़ी हुई है। विरोध की आड़ में कुछ लोगों ने पत्थरबाजी की, लेकिन पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया, हालात को काबू में किया। अब स्थिति ठीक है। छगन भुजबल ने कहा कि सबसे बड़ी दिक्कत अफवाहें हैं। उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। त्रिपुरा में मोहम्मद पैगंबर साहब के बारे में कुछ गलत सलत कुछ कहा गया कुछ लोगों ने, मगर जो है इसका दुख जो है जो लोगों को पहुंचा और उसके कारण जो है हम लोग देख रहे हैं कि मोर्चे निकल रहे हैं। और फिर आपको तो पता है कि मोर्चे निकलते हैं तो निकलते तो ठीक है, मगर उसको कंट्रोल में रखना जो है बड़ा कठिन होता है। मालेगांव में भी जो है कुछ घटना घटी है, कुछ कई जगह जो है पथराव हुआ है, पुलिस वहाँ पहुँची है। मैं सारे लोगों को जो है ये प्रार्थना कर रहा हूँ कि इस 125 करोड़ का अपने देश में जो है कुछ लोग जो है जानबूझकर ये हिंदू मुस्लिम झगड़ा बढ़ता रहे और शांति निर्माण करने की कोशिश करते हैं। हमको उनके इस प्लान में, इस जंगल में नहीं फंसना चाहिए। सरकार अपना काम करेगी। जिसने कुछ गलत सलत कुछ भी बोला है उसके बारे में कार्रवाई की जाएगी। उसके लिए कानून है, कोर्ट है। और बाकी आप लोग जो है किसी भी अफवाह के ऊपर भरोसा ना रखें। कोई कहता है कि ये प्रार्थना स्थल जलाया गया, कोई बोलता है वो प्रार्थना स्थल जला। हम जब पूछते हैं तो कुछ भी नहीं है। महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर दिलीप वलसे पाटिल भी हालात पर नजर रखे हुए हैं। दिलीप वलसे पाटिल ने कहा कि जिसने भी गड़बड़ी फैलाने की साजिश रची, हंगामा किया, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। त्रिपुरामध्ये घडलेल्या घटनेच्या संदर्भामध्ये आज निषेध व्यक्त करण्यासाठी मुस्लिम समाजातर्फे काही राज्यभर मोर्चाचं आयोजन करण्यात आलेलं होतं। त्यावेळी काही ठिकाणी नांदेड, मालेगाव, अमरावती आणि अन्य काही ठिकाणी मोर्चांना दगडफेक त्या ठिकाणी झाली। थोडंसं हिंसक वळण देण्याचा प्रयत्न केला। त्यामुळं माझी सर्व हिंदू मुस्लिम बांधवांना विनंती आहे की आपण शांतता राखावी। राज्य सरकार पूर्णपणानं परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवून आहे। मी स्वतः या संदर्भामध्ये वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांच्या मार्फत मॉनिटरिंग करायचं काम करतो आहे आणि त्याच्यामध्ये कोणी दोषी सापडले त्यांना स्पेअर केलं जाणार नाही। परंतु आज आपण सगळ्यांनी एक सामाजिक ऐक्य राखणं अतिशय आवश्यक आहे आणि त्या दृष्टिकोनातून सगळ्यांनी सहकार्य करावं अशी माझी विनंती आहे। आणि माझ्या पोलीस बांधवांना सुद्धा माझी हीच विनंती आहे, ही परिस्थिती आपण संयमाने हाताळावी आणि राज्यामध्ये शांतता कशी राहील या परिस्थितीत त्या ठिकाणी कार्य करावं। महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर जिसे मामूली विरोध प्रदर्शन और पत्थरबाजी कह रहे हैं, उसकी तस्वीरें आप देखेंगे तो सिचुएशन की गंभीरता का अंदाजा होगा। अकेले अमरावती में ही प्रदर्शनकारियों ने 20-22 दुकानों में तोड़फोड़ की, गाड़ियां तोड़ डाली। हंगामा करने वालों से निपटने के लिए पुलिस राइट गियर में उतरी और फिर उसने ट्रक पर सवार होकर आए प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा। इन प्रदर्शनकारियों की हिंसा के खिलाफ अमरावती ने बीजेपी नेता तुषार भारतीय भी अपने समर्थकों के साथ बाहर निकल पड़े। दोनों गुट आमने सामने आ गए। पुलिस ने किसी तरह हालात को संभाला।
हैरानी की बात तो यह है कि बंद का कॉल देने वाले संगठन रजा अकादमी के नेता अभी भी इसके शांतिपूर्ण होने का दावा कर रहे हैं। त्रिपुरा में जो मुसलमानों के साथ जुल्म सितम हुआ और हुजूर की तौहीन हुई, उस सिलसिले में बम्बई और बम्बई के अलावा महाराष्ट्र के और हिंदुस्तान के कई इलाकों में एहतजाज हुआ। एहतजाजन लोगों ने अपनी दुकानों को बंद रखा, अपने कारोबार को बंद रखा। इन लोगों ने हुजूर की मोहब्बत में अपने कारोबार को बंद रखा। और यहाँ पर बम्बई में माशाअल्लाह भिंडी बाजार, कराफड़ मार्केट, जे हॉस्पिटल का इलाका, मोहम्मद अली रोड, नल बाजार, वडाला, कुरला, बांद्रा, माहिम, चैम्बूर, घाटकोपर, जोगेश्वरी, मीरा रोड, भिवंडी, मुमरा, कल्याण वगैरह जो है, यहाँ पर भी बहुत ही पुरअमन तरीके से बंद रहा माशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला इस बंद को कामयाब फरमाए। त्रिपुरा में हिंसा की कुछ घटनाएं हुई, पुलिस ने एक्शन लिया, हालात ठीक हो गए। महाराष्ट्र में अगर मुस्लिम संगठन त्रिपुरा के लोगों के साथ खड़े दिखना चाहते हैं, त्रिपुरा में हुई हिंसा के खिलाफ प्रदर्शन करना चाहते हैं, तो इसमें तो कुछ गलत नहीं है। लेकिन महाराष्ट्र में त्रिपुरा के नाम पर हिंसा की जाए, ये कैसे ठीक है? महाराष्ट्र में दूसरे धर्म के लोगों को निशाना बनाया जाए, दूसरे धर्मों के लोगों की दुकानों में तोड़फोड़ हो, आगजनी, लूटपाट हो, यह बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि हिंसा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उम्मीद है महाराष्ट्र की पुलिस और सरकार उपद्रवियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेगी। महाराष्ट्र में किस तरह मजहबी उन्माद फैलाने की कोशिश की गई, ये तो आपने देख लिया। अब आपको बताते हैं कैसे धर्म के नाम पर सियासत हो रही है। सलमान खुर्शीद ने हिंदुत्व की तुलना बोको हराम और आईएसआईएस जैसे आतंकी संगठनों से की, लेकिन आज राहुल गांधी ने हिंदू और हिंदुत्व में फर्क बताकर मामले को और आगे बढ़ाया। राहुल गांधी आज कांग्रेस के वॉलंटियर्स से ऑनलाइन बात कर रहे थे। इस दौरान राहुल ने कहा कि हिंदू धर्म और हिंदुत्व एक नहीं है। हिंदुइज्म वो है जिसे कांग्रेस मानती है और हिंदुत्व वो है जिस पर बीजेपी भरोसा करती है। राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने उपनिषद पढ़े हैं, धर्म ग्रंथ पढ़े हैं और वो इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि हिंदुइज्म में तो सिखों और मुसलमानों को पीटना नहीं सिखाया गया, लेकिन हिंदुत्व ये सिखाता है कि आप अखलाक को मारो, हिंसा करो। Is Hinduism about beating a Sikh or a Muslim? Hindutva, of course, is. But is Hinduism about killing a clock? In which book is this written? I have not seen it. I have read the Upanishads. I have not seen it. Where is it written that you should kill an innocent man? I am unable to find this in Hindu scripture. I can see it in Hindutva. राहुल गांधी ने हिंदुत्व को हिंसा से जोड़ा तो बीजेपी हमलावर हो गई। संबित पात्रा राहुल गांधी और कांग्रेस के दूसरे नेताओं के उन सारे बयानों की लिस्ट लेकर आ गए जो हिंदुओं के खिलाफ थे। संबित पात्रा ने कहा कि जो राहुल गांधी आतंकवाद से बड़ा खतरा हिंदुओं को मानते हैं, उन्हें हिंदू धर्म या हिंदुत्व पर बोलने का कोई हक नहीं है। मैंने आपको कहा था कि यह कोई पहली बार नहीं है जो राहुल गांधी हिंदुइज्म के विरोध में, हिंदू धर्म के विरोध में कह रहे हैं। मैं उदाहरण देना चाहता हूं 17 दिसंबर 2010 का, जब विकीलीक्स सामने आया था और राहुल गांधी जी का वक्तव्य ने पूरे हिंदुस्तान को दहला के रख दिया था। जब यह विषय सामने आया कि राहुल गांधी ने कहा कि भारत में आतंकवादियों से बड़ा खतरा देश के हिंदुओं से है। इनकलाब नामक एक बहुत बड़े उर्दू अखबार ने राहुल गांधी जी का वक्तव्य छापा था, हां हम मुसलमानों की पार्टी है। ये सब बातें छुपी नहीं हुई हैं, ये जनता के सामने है। बंधुगण, मैं आपको यह भी याद दिलाना चाहूंगा, जब राहुल गांधी जर्मनी में जाते हैं और जर्मनी में उन्होंने किस प्रकार से भारत की मूल संस्कृति, भारत की सभ्यता के खिलाफ उन्होंने वक्तव्य दिया था। उन्होंने कहा था कि भारत में महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार होते हैं उसकी वजह भारतीय संस्कृति है। भारतीय संस्कृति के कारण महिलाओं के ऊपर अत्याचार होता है। आपको यह भी याद होगा कि एक ऐसा वक्त था जब राहुल गांधी जी ने कहा था, मंदिर जाने वाले लड़कियां छेड़ते हैं, और मैं लिख के लाया हूं, हिंदू धर्म में मंदिर जाने वाले लोग लफंगे होते हैं। राहुल गांधी इलेक्शन से ठीक पहले जाते हैं मंदिर, वो वोट मांगने जाते हैं, वो वोट की राजनीति करने जाते हैं, और यहां वो कह रहे थे मंदिर जाने वाले लफंगे होते हैं और लड़कियां छेड़ते हैं। राहुल गांधी क्या कहते हैं, वो क्या कहना चाहते हैं, कई बार वो खुद नहीं समझ पाते। आज भी ऐसा हुआ। राहुल ने कहा कि भगवान शिव उस विचारधारा के प्रतीक हैं जो कांग्रेस की है।
गुरु नानक और कबीर भी उसी विचारधारा का समर्थन करते हैं जो विचारधारा कांग्रेस की है। बीजेपी हिंदुत्व की बात करती है। हम कहते हैं कि हिंदू धर्म में और हिंदुत्व में फर्क है, क्योंकि अगर फर्क नहीं होता तो नाम एक ही होता। हिंदुत्व को हिंदू की जरूरत नहीं होती या हिंदुत्व की जरूरत नहीं होती। और ये जो हमारी विचारधारा है ये पुरानी है। इसमें मैं मानता हूं कि जिस शक्ति को हम शिव कहते हैं, शिवा कहते हैं, उसका ये एक प्रतीक थे। कबीर, गुरु नानक, महात्मा गांधी, बहुत सारे लोगों ने इस विचारधारा को अपनाया और फैलाया। शिव जी पूरे संसार को निगल जाते थे, वैसे कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी, बीजेपी की आइडियोलॉजी को निगल जाएगी, पता भी नहीं लगेगा, वो गायब हो जाएगा। और जो नफरत आज फैलाई जा रही है वो गायब हो जाएगी, और जो भविष्य आज नहीं दिख रहा है वो दिखना शुरू हो जाएगा। बीजेपी ने राहुल गांधी की यही बात पकड़ ली। संबित पात्रा बोले कि राहुल गांधी हिंदुओं के बारे में जो चाहे कहें, लेकिन कम से कम भगवान शिव, गुरु नानक, कबीर, इन्हें तो अपनी राजनीतिक बयानबाजी में न लाएं। मुझे दुख होता है जब आप अपनी इन ओछी बातों में भगवान शिव, हम सबके आदरणीय गुरु नानक देव, कबीर जी, इनको लेकर आते हैं। आपका यह कहना कि भगवान शिव हमारे विचारधारा को मानते थे, महायोगी अनंत योगी के लिए इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना कि कांग्रेस की विचारधारा को भगवान मानते थे। पहले आपने कहा था ये जो कांग्रेस का हाथ है ये गुरु नानक देव जी का हाथ है, ये भगवान राम का हाथ है, भगवान शिव का हाथ है। मुझे लगता है ये विचारों के साथ खिलवाड़ है। हिंदुत्व को लेकर दरअसल ये नई कंट्रोवर्सी शुरू हुई थी सलमान खुर्शीद की नई किताब से। कल तक तो इस किताब पर सिर्फ बयानबाजी हुई थी, आज बीजेपी के कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए। भोपाल में आज हिंदूवादी संगठनों ने सलमान खुर्शीद के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। किताब के कवर पेज की फोटो को आग लगाई गई। मध्य प्रदेश के होम मिनिस्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस हमेशा से हिंदुओं को टारगेट करती है और सलमान खुर्शीद जैसे नेता स्लीपर सेल की तरह इस काम को अंजाम देते हैं। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि उनकी सरकार सलमान खुर्शीद की किताब को मध्य प्रदेश में बैन करने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस की स्लीपर सेल है ना एक, वो अपने नंबर बढ़ाने के लिए हिंदुओं को टारगेट करते हैं। ठीक है, उन्होंने सॉफ्ट टारगेट माना है हिंदू को। तो सलमान खुर्शीद की इस किताब को बैन करने की बात कर रहे हैं वो? निश्चित रूप से मैं विधि विशेषज्ञों से राय लेके और इस किताब को बैन कराऊंगा। मुंबई में भी सलमान खुर्शीद की किताब के खिलाफ प्रोटेस्ट किया गया। बीजेपी लीडर राम कदम ने अपने सपोर्टर्स के साथ घाटकोपर थाने के बाहर प्रदर्शन किया। राम कदम ने कहा कि उद्धव ठाकरे सरकार को खुद ही इस किताब की महाराष्ट्र में बिक्री पर रोक लगा देनी चाहिए और अगर वह ऐसा नहीं करती तो बीजेपी इस किताब को बिकने नहीं देगी। सलमान खुर्शीद की किताब की होली जलाई जाएगी। महाराष्ट्र के ठाकरे सरकार से हमारा अनुरोध है कि वे उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए उनकी गिरफ्तारी करें और गिरफ्तारी करके जब तक सलमान खुर्शीद हाथ जोड़कर देश के हिंदू समाज की माफ़ी नहीं मांगते तब तक हमारा ये आंदोलन जारी रहेगा। देश के किसी भी कोने में, किसी भी गांव में हम उनकी किताब बिकने नहीं देंगे। उस किताब की होली होगी। उद्धव ठाकरे इस किताब को बैन करेंगे या नहीं ये तो आगे पता चलेगा, लेकिन इतना तो साफ है कि सलमान खुर्शीद की किताब ने शिवसेना को मुश्किल में डाल दिया है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार में कांग्रेस भी है, लेकिन सलमान खुर्शीद ने हिंदुत्व की तुलना जिस तरह बोको हराम और आईएसआईएस से की है वो शिवसेना को रास नहीं आ रहा है। महाराष्ट्र में गठबंधन सरकार चलाने की वजह से हिंदुत्व को लेकर शिवसेना के तेवर आजकल भले ही थोड़े नरम पड़े हों, लेकिन शिवसेना की पहचान एक हिंदुत्ववादी पार्टी की ही है। यही वजह है कि आज शिवसेना के स्पोक्स पर्सन संजय राउत ने कहा कि सलमान खुर्शीद पढ़े लिखे तो हैं, लेकिन जिस तरह की बातें उन्होंने किताब में लिखी हैं उससे यह साफ हो गया कि वो विद्वान नहीं है। संजय राउत ने कहा कि शिवसेना
हिंदुत्ववादी पार्टी थी और रहेगी। लेकिन मुझे लगता है सलमान खुर्शीद पढ़े लिखे विद्वान है, ये अफवाह है। अगर ऐसा होता तो ये हिंदुत्व के बारे में इस प्रकार की गंदी बात हिंदुस्तान में नहीं लिखते। महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी शिवसेना के साथ सरकार चला रही है, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के ऊपर। हम हिंदुत्ववादी है और रहेंगे। ये जो विचार है, मुझे नहीं लगता है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या सोनिया जी उसको एंडोर्स करेगी। ये अपने आप के पब्लिसिटी स्टंट अपने आप बना लेते हैं, किताब लिखने के लिए, चर्चा में रहने के लिए। वैसे सलमान खुर्शीद अकेले लीडर नहीं है जिनकी वजह से कांग्रेस पर सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने भी ऐसा बयान दिया जिसका जवाब देना पार्टी के नेताओं के लिए मुश्किल हो रहा है। राशिद अल्वी ने कहा कि आजकल जो लोग जय श्री राम का नारा लगाते हुए दिखते हैं वो सबके सब संत नहीं है। राशिद अल्वी ने कहा कि जय श्री राम का नारा लगाने वाले कुछ लोग निशाचर यानी कि राक्षस हैं। राशिद अल्वी यूपी के संभल में कांग्रेस के नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम के एक आश्रम में आयोजित कल्की महोत्सव में शामिल होने गए थे। आज भी बहुत लोग जय श्री राम का नारा लगाते हैं, वो सब मुनि नहीं, वो निश्चर होता है। होशियार रहने की जरूरत है और देश के अंदर हमें ऐसा माहौल पैदा करना है जो राम राज्य के अंदर आया है। बीजेपी के नेताओं ने राशिद अल्वी के बयान को कांग्रेस की असली मानसिकता बताया। आज भोपाल से बीजेपी की एमपी साध्वी प्रज्ञा ने कहा कि भगवान राम और उनके भक्तों का अपमान करने वालों को देश की जनता जवाब दे चुकी है। अब राशिद अल्वी जैसे नेता कुछ भी बोले, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये विधर्मी मुनियों की ना परिभाषा जानते हैं, ना हिंदुत्व की परिभाषा जानते हैं। और हमारे आदर्श प्रभु राम, हिंदुत्व के आदर्श प्रभु राम, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम इनको क्षमा करेंगे और हम सबको हिंदुत्व को आगे करके इनको दंड दिलवाएंगे। और जय श्री राम कहने वाले लोग सदैव ही भक्त रहे हैं, सहिष्णु रहे हैं, इसलिए ये जिंदा हैं और इनको कोर्ट के माध्यम से दंड दिलवाना पड़ेगा। हम कोर्ट में जाकर के इनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे और ऐसे लोग अब ना बोल पाए, ये प्रयास हमारा निरंतर रहेगा। आप सब जोर से, हिंदू सब है, जोर से आवाज दीजिए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। प्रभु राम हमारे आदर्श हैं और प्रभु राम जी के लिए अपशब्द कहने वाले लोगों को मुंहतोड़ जवाब मिल चुका है। अयोध्या में प्रभु राम की राजधानी में प्रभु राम लला के का भव्य मंदिर बन रहा है, उनके भव्य दर्शन है, दिव्य दर्शन है, हम लोग करते हैं। और ऐसे मुंह उठा करके भौंकने वाले रोड पे घूमते रहते, उनको वही दंड मिलेगा। मैं बस इतना कहूंगी फिर से, जय श्री राम, जय श्री राम। बयान पर विवाद हुआ तो राशिद अल्वी समझ गए कि कांग्रेस को नुकसान हो सकता है, इसलिए डैमेज कंट्रोल के लिए सामने आए, अपने बयान पर सफाई दी। राशिद अल्वी ने सफाई में क्या कहा, आप सुनिए। वहां पे सैकड़ों संत बैठे हुए थे, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया मेरे भाषण के बाद, और मैंने हरगिज ये नहीं कहा कि जय श्री राम बोलने वाला हर आदमी राक्षस होता है। मैंने कहा है कि जय श्री राम बोलने वाला हर आदमी मुनि नहीं होता है। श्री राम एक आस्था का नाम पे, उन पे राजनीति नहीं की जा सकती। मैंने ये भी कहा है कि देश के अंदर सही माने में राम राज्य आना चाहिए, जहां पे नफरत का नामो निशान नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की तो आदत है कि वो एक एक लफ्ज निकाल के उसको एक्सप्लॉइट करते। चूंकि यूपी में इलेक्शन का माहौल है और जिस तरह से राहुल गांधी से लेकर राशिद अल्वी तक कांग्रेस के नेताओं ने हिंदुत्व के बारे में बयानबाजी की, उस पर विवाद आगे बढ़ेगा और बीजेपी से बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश जरूर करेगी। अब आपको हम दिल्ली और एनसीआर का हाल दिखाते हैं। देश की राजधानी दिल्ली में पॉल्यूशन का लेवल इतना बढ़ गया है कि सूरज के दर्शन भी मुश्किल से होते हैं। प्रदूषण का धुआं सूरज को ढक लेता है। लोग जैसे कोहरा समझ रहे हैं, असल में वो धुआं है, स्मॉग है, प्रदूषण है और ये इतना गहरा हो गया है कि सूरज की रोशनी को भी रोक रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पॉल्यूशन के कारण दिल्ली का तापमान तक गिर रहा है। अगले 2-3 दिनों में अचानक टेम्परेचर और गिरेगा। पॉल्यूशन के कारण सर्दी बढ़ेगी और चिंता की बात यह है कि अगले 2-3 दिन तक दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन का स्तर और ज्यादा बढ़ने ही वाला है। क्योंकि वीकेंड है, छुट्टी के कारण लोग परिवार के साथ घरों से निकलते हैं, इसलिए आपको सावधान करना जरूरी है। अब तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें दिल्ली की हैं, रात की नहीं है, आज सुबह की हैं। सुबह 8:30 बजे की
सूरज 6:45 बजे निकल चुका था, लेकिन दिल्ली एनसीआर में सूरज के दर्शन 9 बजे तक नहीं हुए। अंधेरा था। लोग जब दफ्तर के लिए घर से निकले तो गाड़ियों की लाइट ऑन करनी पड़ी, क्योंकि दिल्ली जहरीली हवा की चादर में लिपटी हुई थी। पोल्यूशन के धुएं ने सूरज को ढक रखा था। अभी दिल्ली में इतनी भी ठंड नहीं है कि घना कोहरा छा जाए, सुबह सुबह गाड़ियों की लाइट ऑन करनी पड़े, मगर आज दिल्ली की सुबह ऐसी ही थी। प्रदूषण की गिरफ्त में आई दिल्ली, प्रदूषण की चपेट में आई दिल्ली, सुबह सुबह अंधेरे में डूबी दिल्ली। यह अंधकार खराब हवा का है, एयर पोल्यूशन का है, धुएं का है, जिसने हवा को इतना जहरीला कर दिया है कि सुबह सुबह जब लोग साफ हवा में सांस लेने के लिए निकलते हैं, मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं, पार्कों में कसरत करने जाते हैं, उस वक्त दिल्ली में पोल्यूशन का स्तर खतरनाक लेवल पर था। ज्यादातर इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 400 के पार था, यानी हवा सांस लेने लायक नहीं थी। इंडिया टीवी के संवाददाता दिल्ली एनसीआर के अलग अलग इलाकों में थे। उन इलाकों में पोल्यूशन लेवल के आंकड़े भेजे और ये आंकड़े डराने वाले थे। दिल्ली की हवा का एवरेज AQI 486 था। नोएडा में हवा में पोल्यूशन का लेवल 450 तक पहुंच गया था। गाजियाबाद में 632, गुरुग्राम में AQI लेवल 472 था। AQI लेवल अगर 100 से ज्यादा होता है तो हवा सांस लेने लायक नहीं मानी जाती, और दिल्ली एनसीआर के सारे शहरों का AQI तो 400 के ऊपर था। सोचिए हालात कैसे हैं। आज सुबह सुबह जब लोग घर से निकले तो उन्हें तमाम जगहों पर लगे पोल्यूशन के इंडिकेशंस देने वाले इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड्स पर नजर डालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। कुछ ही देर में खुली हवा में सांस लेने पर अपने आप एहसास हो गया कि सांसों में जहर घुल रहा है, दम घुट रहा है। ईश्वर की आपदा तो जो कुछ है ही है, जो हम लोगों ने फैलाई है, हम लोगों की वजह से चल रही, इसको तो हम रोक सकते थे, हम कर सकते, अपने आप को बचा सकते हैं, लेकिन हम लोग उसने अलर्ट नहीं हो पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। ये हमारे लिए, हमारे देश के लिए, हमारी राजधानी के लिए, सबके लिए बहुत बड़ा खतरा है, जो आने वाले समय में यार रहना, जीना, खाना मुश्किल हो जाएगा जी, बहुत परेशानियां हो जाएंगी, है ना सर। अभी हमें कोरोना हुआ था, लेकिन अभी हमें सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है, लेकिन मजबूरी है, निकलना पड़ रहा है, और ना चाहते हुए भी निकलना पड़ रहा है। इसके लिए गवर्नमेंट को भी और लोगों को भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। जैसे पराली वगैरह जल रही है, हर साल बात होती है पराली की, लेकिन हमारे हिसाब से उस पर ज़्यादा कुछ किया नहीं जा रहा, और फिर धूल मिट्टी इतनी उड़ती है इस टाइम, जो कहीं बाहर तो जा नहीं पाती, तो उस पर भी गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए कि इसमें क्या किया जा सकता है। सभी लोग बहुत परेशान हैं इस टाइम प्रदूषण की वजह से। पॉल्यूशन बढ़ा हुआ ही दिखता है, कल से भी आज बढ़ा हुआ है, तो सांस लेने में थोड़ा सा लगता ही है कि हम गलत चीज़ ले रहे हैं। सांस में ऐसा लगता थोड़ा मतलब आ रहा है कुछ मुंह के अंदर। डेली सुबह मॉर्निंग में घूमने आते हैं तो काफ़ी बड़ा हुआ है, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही बड़ा हुआ पोल्यूशन, आज कुछ ज़्यादा है। इससे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, अब सर्दी जुकाम काफ़ी दिक्कत है, इससे जुकाम काफ़ी बढ़ रहा है इससे। दिवाली के बाद से ज़्यादा है, सुबह वॉक पे आते तो आंखों में लगता है, परेशानी होती है वॉक करने में, तो पॉल्यूशन के लिए दिल्ली गवर्नमेंट को कुछ सोचना चाहिए। ऐसा नहीं है कि दिल्ली पर जहरीली हवा का एक ग्रहण दिन चढ़ने के साथ खत्म हो गया हो, पूरे दिन ऐसे ही हालात रहे। दिल्ली का कोई भी कोना हो एयर पोल्यूशन से अछूता नहीं था। दोपहर 12 बजे भी हर तरफ धुंध छाई हुई थी। हमारे संवाददाता दोपहर के वक्त दिल्ली का नर्व सेंटर कहे जाने वाले ITO पर थे। नोएडा और गाजियाबाद की तरफ से दिल्ली आने वाले ज्यादातर वाहन ITO से गुजरते हैं। ये दिल्ली का सबसे व्यस्त चौराहा है, हर वक्त यहाँ बेतहाशा ट्रैफिक होता है, इसलिए इस इलाके का हाल और भी बुरा था। इस वक्त दिल्ली की आबो हवा एक बार फिर खराब है। पूरी दिल्ली में पोल्यूशन का स्तर 450 से 500 तक जा रहा है। PM 2.5 यानी वो छोटे कण जो बाल के 100वें हिस्से के बराबर हैं, उनकी संख्या 400 से 500 का स्तर छू रही है। इसका साधारण भाषा में मतलब ये है कि ये कण सांस के जरिए आपके और हमारे फेफड़ों में जा रहे हैं, और ये कण इतने छोटे हैं कि ये फेफड़ों से होते हुए हमारे खून में भी शामिल हो जाते हैं। इस वक्त हम ITO में मौजूद हैं और ITO के एयर क्वालिटी इंडेक्स फिलहाल 478 है। 478 का मतलब ये है कि PM 2.5 के वो कण जो बाल के 100वें हिस्से के बराबर हैं, उनका स्तर 478 है, जो आपकी सेहत के लिए खतरनाक, बेहद खतरनाक है। और इस वक्त CPCB यानी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से गाइडलाइन है कि ऐसे हालात में आप घर से बाहर ना निकलें, कोई शारीरिक काम ना करें। लेकिन आप खुद बताइए कि क्या ऐसा संभव है? क्या
अब कुछ लोग ऐसा सोच सकते हैं कि अचानक ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से दिल्ली की हवा खतरनाक रूप से जहरीली हो गई। तो ये मैं आपको बताऊंगा अचानक ऐसा क्यों हुआ, लेकिन पहले यह बता दूं कि ऐसा नहीं है कि एनसीआर की हवा अचानक जहरीली हुई है। करीब 15 दिनों से दिल्ली का यह हाल है। पिछले 2 दिनों में हालात और ज्यादा बिगड़े हैं, ये सही है। पोल्यूशन के लेवल को, एयर क्वालिटी को कुछ कैटेगरीज में बांटा जाता है, पुअर, वेरी पुअर, सिवियर, यानी खराब, बहुत खराब और खतरनाक या गंभीर। अगर हम सिर्फ नवंबर महीने के 12 दिनों की हवा को देखें तो यह 6 दिन खतरनाक कैटेगरी की थी, 6 दिन बेहद खराब रही। यानी नवंबर के 12 दिनों में एक भी दिन ऐसा नहीं था जब दिल्ली की हवा सांस लेने के लायक बताई गई। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि 60 AQI तक की हवा हमारा शरीर बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन डेटा यह कहता है कि दिल्ली की हवा इससे 5-6 गुना ज्यादा प्रदूषित है। नवंबर महीने की बात करें तो हर दिन दिल्ली में पोल्यूशन का लेवल सेहत के लिए नुकसानदेह ही रहा। अब हालात ये हैं कि ग्रीन कवर भी प्रदूषण से नहीं बचा पा रहा है। जिन इलाकों के आसपास ग्रीनरी है, पेड़ पौधे हैं, वहां भी पोल्यूशन का लेवल खतरनाक स्तर पर है। दिल्ली एनसीआर इस वक्त पूरी तरीके से स्मॉग की चादर में लिपटा हुआ है। इस वक्त जो आप तस्वीरें देख रहे हैं वो देख रहे हैं दिल्ली के शास्त्री पार्क मेट्रो डिपो के सामने। मेरे पीछे आप तस्वीरें जो देख रहे हैं आपको नजर आएगा कि पूरी तरीके से स्मॉग की जो चादर है वो इस वक्त यहाँ पर लिपटी हुई है। दूर दूर तक आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा क्योंकि विजिबिलिटी काफी ज्यादा कम हो गई है। एयर पॉल्यूशन इतना ज्यादा है कि थोड़ी दूर पर ही विजिबिलिटी कम हो जाती है। सामने ये टॉप एंगल से जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये रास्ता जो है ये गाजियाबाद की तरफ से रास्ता आ रहा है, गाजियाबाद दिलशाद गार्डन की तरफ से, सिलमपुर से रास्ता ये आ रहा है और आप देख सकते हैं कि विजिबिलिटी काफी कम है। गाड़ियां जो हैं वो धीमी रफ्तार से चलने को मजबूर हैं। शास्त्री पार्क में ये मेट्रो का डिपो है, लेकिन मेट्रो का डिपो इस वक्त उजाला होने के बावजूद भी साफ तौर पर दिखाई नहीं दे रहा, बल्कि धुंधला दिखाई दे रहा है। अगर इस वक्त मैं अपने मोबाइल फोन में जो सफर ऐप है जो कि एयर क्वालिटी को पूरी तरीके से मेंटेन करती है, आप देख सकते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी क्योंकि यहां से पास में है, वहां का मैंने इस वक्त ये मैप आपको मैं दिखा रहा हूं। एयर क्वालिटी इंडेक्स है 400। यानी सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो दिल्ली की हवा में रिकॉर्ड स्तर पर जहर घुल गया। इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमारे रिपोर्टर पवन नारा ने एक्सपर्ट से बात की। उनसे पूछा कि आखिर सर्दियां आते ही दिल्ली गैस चेंबर क्यों बन जाती है, दिल्ली की हवा इतनी जहरीली क्यों हो जाती है। सीनियर वेदर साइंटिस्ट डॉक्टर RK जेनामनी ने बताया कि दिल्ली की जियोलॉजिकल पोजीशन इसका एक बड़ा कारण है, जिसकी वजह से हरियाणा, पंजाब, हिमाचल और उत्तराखंड से ठंडी हवाएं दिल्ली की तरफ आती हैं और इस समय पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली भी जलाई जाती है, उसका धुआं भी दिल्ली आ जाता है। चूंकि इस मौसम में हवा में नमी ज्यादा होती है, पानी के ड्रॉपलेट्स पर हवा में घुले पॉल्यूटेंट्स कंडेंस हो जाते हैं, इससे स्मॉग बनता है और अगर ऐसे में विंड स्पीड कम हो जाए तो एयर लॉक की स्थिति बन जाती है। क्योंकि स्मॉग डिस्पर्स नहीं हो पाता, इस वक्त दिल्ली एनसीआर में यही हो रहा है। पॉल्यूटेंट्स दिल्ली के एटमॉस्फेयर में जमा है, विंड स्पीड कम है और यह हालात अगले 3 दिन तक रहने वाले हैं। उसके बाद हवा की रफ्तार अगर बढ़ती है तो पोल्यूशन से राहत मिल सकती है। एक बात और, अगर इस वक्त बारिश हो जाए तब भी पोल्यूशन के स्तर में कमी आ जाएगी। लेकिन बुरी खबर यहां भी है, मौसम विभाग का कहना है कि अगले 10 दिनों तक दिल्ली में बारिश की कोई संभावना नहीं है। मौसम साफ रहेगा, हवा गंदी रहेगी। दिल्ली में इस प्रदूषण के लिए अक्सर किसानों के पराली जलाने को जिम्मेदार बता दिया जाता है। इसमें शायद कुछ हद तक सच्चाई है। अगर पराली जलाने के डेटा को देखें तो नवंबर महीने के पहले 10 दिनों में अक्टूबर से 2 गुनी ज्यादा पराली जलाई गई है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इस बार बारिश देर तक होती रही, इसलिए पराली जलाने की घटनाएं अक्टूबर से ज्यादा नवंबर में हो रही हैं। वैसे तो हरियाणा और पंजाब की सरकारें दावा करती हैं कि उन्होंने पराली जलाने से रोकने के लिए किसानों को काफी मदद दी है, लेकिन जो डेटा हमारे सामने है उससे पता लगता है कि पराली जलाना कम नहीं हुआ है। इस साल भी अब तक पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने की 40,000 से ज्यादा घटनाएं हो चुकी हैं। सैटेलाइट तस्वीरों से साफ नजर आता है पराली जल रही है और उसका धुआं दिल्ली का दम घूंट रहा है। द एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट के यानी कि टेरी के मुताबिक मॉनसून के बाद एनसीआर में पोल्यूशन सबसे बड़ी वजह पराली का जलना है। दिल्ली एनसीआर के पोल्यूशन में 22% हिस्सेदारी पराली के धुएं की है। दूसरा नंबर दिल्ली के ट्रैफिक का है। गाड़ियों का धुआं दिल्ली के पोल्यूशन में 17% योगदान देता है।
दिल्ली एनसीआर में काफी इंडस्ट्रीज भी हैं, ये भी पोल्यूशन के लिए जिम्मेदार है। इसके बाद कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का नंबर है। रिसर्च तो ये भी कहती है कि घर के अंदर होने वाली एक्टिविटीज भी पोल्यूशन बढ़ाती हैं। जो कचरा जलाया जाता है वो भी एयर पोल्यूशन को बढ़ावा देता है। विंटर सीजन जो होता है हमारा, इस वक्त हवाओं का जो रुख होता है वो दिल्ली की तरफ हो जाता है, जो पंजाब हरियाणा की तरफ से आ रही हैं। साथ ही साथ उनकी जो मूवमेंट होती है वो थोड़ी स्लो हो जाती है। तो जो हमारे समर का सीज़न होता है उसमें जो पोल्यूशन का डिस्पर्शन होता है, हवा में फैल जाते हैं, ज़्यादा जगहों में ऊपर की तरफ भी पड़ते हैं, वो कम हो जाता है। अगर हम इस तरफ देखें तो इसे हम दो भागों में बांट सकते हैं। ये वाला पार्ट हम मान सकते हैं कि ये समर सीज़न का है, जिस समय जो प्रदूषण एक शहर के अंदर हो रहा है वो पूरे के पूरे वर्टिकल डोमेन के अंदर फैल जाता है, यानी पूरे एनवायरनमेंट में, पूरे उसमें फैल रहा है, ज़्यादा एक जगह पर कम्पैक्ट नहीं हो रहा है। जी बिल्कुल। तो लेकिन जब विंटर सीजन आता है तो जो हमारी अर्थ होती है वो कम हीटअप होती है। उसकी हीट कम होने के कारण जो हवा का सर्कुलेशन है वो कम हो जाता है। वो कन्वर्ट हो जाती है एक छोटे से बॉक्स के अंदर। तो अगर उतनी ही चीज़ें प्रदूषण की बनी रहती हैं इतने से एरिया के अंदर, तो हमें वो ज़्यादा प्रदूषित देखने को भी मिलता है। उसके साथ साथ इस टाइम पे पराली जलाते हैं और दिवाली का सीज़न भी आता है, लेकिन दिवाली 1-2 दिन की होती है, उसके बाद निकल जाती है। उसका प्रदूषण भी 1-2 दिन तक ही बना रहता है। बट ये जो पराली जलाने का समय होता है, इसके कारण ऐसा होता है कि वो जो पोल्यूशन उस तरफ से आ रहा है, हवा की जो गति होती है उसके धीमे होने के कारण वो यहाँ आके रुक जाता है और उस विंटर मंथ के अंदर वो यहाँ पे आके फंस जाता है। इस चक्कर में हमें पोल्यूशन ज़्यादा देखने को मिलता है और देर तक बना रहता है, क्योंकि बारिश भी नहीं हो रही होती, हवा भी नहीं चल रही होती, तो वहाँ तक कुछ समय तक स्थिर हो जाता है। दिस इज़ फॉर द पंजाब रीजन एंड सम ऑफ द रीजन सराउंडिंग इट, एंड वी कैन सी दैट द नंबर ऑफ फायर्स आर क्वाइट ह्यूज। उसके साथ साथ इन्होंने 7 दिन की टोटल फायर्स भी दिखाई हैं और इसमें हमें देखने को दिखता है कि लगभग पूरा का पूरा रीजन इज़ काइंड ऑफ बर्निंग। एंड आई थिंक 7 दिन की जो फायर्स का इम्पैक्ट है वो हमें दिल्ली में देखने को मिल भी रहा है। और करीब जो डेटा आया है उसमें कितने, एक दिन में कितनी फायर बर्निंग जो है वो देखी जा रही है? अराउंड 4 से 5 हज़ार के आसपास आएंगी इस समय के टाइम पे। पोल्यूशन का असर लोगों की सेहत पर दिखना शुरू हो चुका है। दिल्ली के सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में मरीजों की संख्या अचानक बढ़ गई है। डॉक्टर्स का कहना है कि ओपीडी और इमरजेंसी में 25% ज्यादा मरीज आने लगे हैं। ज्यादातर मरीज सांस लेने में तकलीफ, सीने में दर्द, आंखों में जलन, गले में दर्द, ऐसी शिकायतें लेकर आ रहे हैं। हमारी संवाददाता गोनिका अरोड़ा ने बताया कि दिल्ली में गंगाराम हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में, जहां कुछ दिन पहले तक रोजाना 15-20 पेशेंट्स आते थे, अब 40 से ज्यादा मरीज पहुंच रहे हैं। डॉक्टर्स का भी कहना है कि एयर पोल्यूशन का सबसे ज्यादा असर बच्चों पर और बुजुर्गों पर हो रहा है। जो लोग कोविड से रिकवर हो चुके हैं उनके लिए पोल्यूशन और खतरनाक साबित हो रहा है। इमरजेंसी वार्ड की बात करें तो इसी वार्ड में अगर 15 से 20 पेशेंट पहले आते थे, दिवाली में जब से पोल्यूशन बढ़ा है उससे पहले, उसके बाद से ये संख्या लगभग दोगुनी हो गई है। 40 से 50 पेशेंट हर रोज पहुंच रहे हैं और ओपीडी में संख्या और ज्यादा बढ़ रही है, क्योंकि लोगों को सिर्फ फेफड़ों से जुड़ी हुई नहीं बल्कि स्किन से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स भी पोल्यूशन के कारण हो रही हैं। और ये इस वक्त वो एरिया है जहां पर लगातार पेशेंट्स आ रहे हैं। अभी एक पेशेंट पहुंचे हैं जिनको अब इस वक्त यहाँ पर नेबुलाइजर दिया जाएगा, ऑक्सीजन मास्क लगाया जाएगा ताकि उनको स्टेबल किया जा सके। 2 दिन हो गया इसे थोड़ा। तो ये क्या ब्रीथ में भी प्रॉब्लम हो रही है? ब्रीथ में थोड़ा प्रॉब्लम है, थोड़ा साउंड आ रही है इधर से। जो रिसेंटली फोग वगैरह होने के बाद बच्चे को जो रेस्पिरेशन में जो है ना प्रॉब्लम हो रहा है, बच्चे में, बड़े में, सब में हो रहा है अभी। ऐसे पेशेंट्स आप लोग देख रहे हैं? देख रहे हैं। कितने पेशेंट्स लगभग रोज आ रहे हैं? लगभग अभी है ना 20-25 पेशेंट रेगुलर आ रहे हैं। बच्चों की बात करें या नहीं, अडल्ट में, और बच्चे को भी है ना मुश्किल डेली 10-12 ऐसे पेशेंट आ रहे हैं। ओपीडी में भी इससे ज़्यादा ही मरीज आ रहे हैं, मे भी 3 से 4 गुना जितने पहले आ रहे थे सेम बीमारियों से। दिवाली के बाद डेफिनेटली ये और ज़्यादा हुआ है। जनरली भी जो सांस की बीमारियां हैं मौसम बदलने से बढ़ जाती हैं, लेकिन प्रदूषण के कारण वो और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ जाती हैं या और ज़्यादा दिक्कत होने लगती है। जो नॉर्मल सामान्य लोग हैं जिनको ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है उनको भी दिक्कत होने लगती है। आँखों में जलन, गले में खिचखिचाहट, नाक से पानी बहना, और उसकी वजह से ज़ुकाम जैसी या गला ख़राब जैसी फीलिंग आती है और सांस फूलने की दिक्कत हो सकती है।
खासकर जो सांस वाले रोगी हैं, जिनको ऑलरेडी सांस का कोई ना कोई रोग है, उनको ये चीज़ और ज़्यादा महसूस होती है और उनकी दिक्कत बढ़ जाती है। अस्थमा के पेशेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा ये इस वक्त गंभीर माहौल है। उन पेशेंट्स को की भी संख्या क्या यहाँ पर ज़्यादा आ रही है कि वो भी आपको ज़्यादा कंसर्न कर रहे हैं? आपके कई ऐसे पेशेंट्स होंगे जिनको चेस्ट रिलेटेड प्रॉब्लम होंगे, वो अब ज़्यादा शिकायत लेकर आ रहे हैं? बिल्कुल, अस्थमा, COPD और कई ऐसे लोग जिनको पहले कोविड हुआ है, जिनको बाद में थोड़ी बहुत दिक्कतें रह गई हैं, वो सारे लोग थोड़ी सांस की दिक्कत लेके आ रहे हैं और उनको जो है हमको दवाइयाँ बढ़ानी पड़ रही हैं, नेबुलाइजर, इनहेलर वगैरह देने पड़ रहे हैं और कुछ लोगों को तो एडमिट भी करना पड़ रहा है। कुछ डॉक्टर्स का तो कहना है कि पोल्यूशन कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक है। वेदांता हॉस्पिटल के चेस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर अरविंद कुमार की बात सुनकर कोई भी शायद डर जाए। डॉक्टर अरविंद कुमार का कहना है कि दिल्ली की प्रदूषित हवा का सबसे ज्यादा असर उन बच्चों पर हो रहा है जो अभी तक जन्मे ही नहीं है, जो गर्भ में है। अचंभे की बात यह है कि वायु प्रदूषण का कुप्रभाव हमारे जन्म लेने का इंतजार नहीं करता। वो जन्म लेने से भी पहले जब हम माता के गर्भाशय में होते हैं तभी से इसका प्रभाव शुरू हो जाता है। एक गर्भवती महिला जब एक पॉल्यूटेड शहर में सांस लेती है तो वो एयर पॉल्यूटेंट्स उसके लंग में जाते हैं, ब्लड में जाते हैं और प्लेसेंटा के थ्रू वो जो नवजात शिशु पल रहा है, बन रहा है, उसको डैमेज करते हैं। कंजेनाइटल डिफेक्ट्स होते हैं, इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन यानी कि बच्चे की ग्रोथ कम होती है, बच्चे का गर्भाशय में मृत्यु हो सकती है, समय से पहले डिलीवरी यानी कि प्री मैच्योर डिलीवरी और जन्म के बाद बच्चों को तरह तरह की बीमारियां। तो ये डैमेज पैदा होने से पहले शुरू हो जाता है। जैसे ही शिशु सांस जन्म लेता है और अपनी पहली सांस लेता है तो वो वही हवा इनहेल करता है जो आप और मैं इनहेल कर रहे हैं। और अगर हमारा AQI आज दिल्ली में 500 से ऊपर है तो दिल्ली में पैदा होने वाला हर नवजात शिशु 500 AQI वाली हवा इनहेल कर रहा है, जो कम से कम 15 से 20 सिगरेट के बराबर है इन टर्म्स ऑफ हेल्थ डैमेज। यानी हमारे न्यूबॉर्न्स पहली सांस से ही स्मोकर बन जाते हैं और उनका वो डैमेज शुरू हो जाता है। पूरे चाइल्डहुड में बच्चों का जो रेस्पिरेटरी रेट है वो हाई होता है, बच्चों के ऑर्गन्स डेवलप हो रहे होते हैं, इसलिए बच्चों में प्रदूषण का कुप्रभाव सबसे ज्यादा होता है। लंग डेवलपमेंट इफेक्ट होता है, इसके प्रमाण हैं। हाइट डेवलपमेंट इफेक्ट हो रहा है, इसके प्रमाण हैं। हाइपरटेंशन और हार्ट की डिजीजेस समय से पहले हो रही हैं, इसके प्रमाण हैं। डॉक्टर अरविंद कुमार ने कहा कि वायु प्रदूषण कोरोना से भी खतरनाक है। हर साल लाखों लोगों की जान एयर पोल्यूशन से जाती है। इतना ही नहीं, लोगों की उम्र कम हो रही है। यह जहरीला धुआं लोगों को मौत की तरफ बहुत तेजी से धकेल रहा है और इस मुद्दे को बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है। सच्चाई यह है कि हर साल प्रदूषण के कुप्रभाव से मरने वालों की संख्या कोविड के कारण मरने वालों की संख्या से कहीं ज्यादा है, लेकिन कोविड को जो अटेंशन मिला है वो वायु प्रदूषण को नहीं मिला है, जबकि वायु प्रदूषण कितने सालों से साल दर साल उससे ज्यादा लोगों की जिंदगी ले रही है। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के एक सेंटर ने एक स्टडी की है जिसमें उन्होंने एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स के बारे में कहा है कि प्रदूषित शहरों में सांस लेने से व्यक्ति कितने साल खो रहा है, और उन्होंने पाया है कि नॉर्थ इंडिया में 7 से 11 साल लोगों की जिंदगी कम हो रही है प्रदूषित हवा में सांस लेने की वजह से। कुल मिलाकर के प्रदूषण एक बहुत बड़ी हेल्थ समस्या है। माता के गर्भाशय में पलने वाले बच्चे से लेकर के वृद्ध उम्र तक सबको अफेक्ट करती है। ब्रेन से लेकर टो तक हर अंग को अफेक्ट करती है, बीमारी कॉज करती है, डिसेबिलिटी कॉज करती है, प्री मैच्योर डेथ कॉज करती है। और इस सब का अगर आप इकोनॉमिक इंपैक्ट देखें तो मुझे लगता है कि बहुत भारी मात्रा में हमारे जीडीपी को यह नुकसान पहुंचाती है। सो इट्स नॉट एन एनवायरमेंटल इशू, यह हेल्थ इशू है, और मेरे ख्याल से हेल्थ के साथ साथ यह बहुत बड़ा इकोनॉमिक इशू भी है। हवा जहरीली है और जब हर सांस में जहरीली हवा शरीर में जाएगी तो उसका असर तो होगा।
हम लोग पोल्यूशन कम नहीं कर सकते और पोल्यूशन की बात कहकर काम धंधे पर जाना बंद भी नहीं कर सकते। तो उपाय क्या है? एक ही उपाय है, आप एहतियात बरतिए। हो सके तो मॉर्निंग वॉक पर धूप निकलने तक मत जाइए। बच्चों और बुजुर्गों को जब तक ऐसे हालात बने हुए घर में रखिए। मनी प्लांट, स्नेक प्लांट, मदर टंग प्लांट, एरिका पाम, ये कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो हवा को साफ करते हैं, ऐसा दावा किया जाता है। तो ऐसे पौधे घर पर रखिए और जब घर से निकलें तो आज वैसे भी आजकल कोरोना की वजह से मास्क लगाना ही होता है, मास्क को ना भूलें। पहले मास्क कोरोना से बचा रहा था, अब ये मास्क कोरोना और पोल्यूशन दोनों से बचाएगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।